सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ कि मैं भारत की अखंडता और सॉवरेनिटी को बिल्कुल इज़्ज़त देता हूँ, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल भी भारत की अखंडता और उसकी सॉवरेनिटी पर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से भारत के वर्तमान में बिहार राज्य को किसी भी तरह से तोड़ने या फिर उसे विखंडन करने की बात को प्रेरित नहीं करता हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरे भारत और इसके पड़ोसी नेपाल राज्य की सॉवरेनिटी पर कोई क्वेश्चन खड़ा नहीं करता हूं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपने जो कि टाइटल में देखा, क्या मिथिला को बाद में एक देश के रूप में देखा जा सकता है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि मिथिला का जो क्षेत्र है वो कहाँ पर है। देखिए, मिथिला का जो वास्तविक क्षेत्र है वह पौराणिक काल से लेकर के अभी तक नेपाल के तराई क्षेत्र और उत्तर बिहार, मतलब कि बेगूसराय, कटिहार और खगड़िया के उत्तर में जो क्षेत्र है वह मिथिला है। और इसका क्षेत्र बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। अगर भारत के किसी भी राज्य की तुलना इस क्षेत्र से की जाए तो यह सबसे छोटा है क्षेत्र। तो मिथिला भविष्य में कभी भी एक देश तो नहीं बन सकता। मैं बात करूं यदि कि मिथिला को जो कुछ लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि सुगौली संधि में कुछ जो क्षेत्र था मिथिला का वो नेपाल को दे दिया गया। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि सुगौली संधि जो हुई थी नेपाल और भारत के बीच में, वह पश्चिमी क्षेत्र को लेकर के हुई थी और तराई क्षेत्र को लेकर के भी हुई थी, अंग्रेज़ों और नेपाल के राजाओं के बीच में। लेकिन इसमें हानि नेपाल को हुआ था, मतलब एक तरीके से नेपाल कमज़ोर पड़ गया था, तभी वह संधि के लिए आगे बढ़ा। संधि तब होती है जब कमज़ोर पार्टी को लगता है कि अब संधि कर लेनी चाहिए, अब वो जीत नहीं सकते, तो अब एक तरीके से संधि का मतलब होता है हाफ सरेंडर, कि मतलब हम आपसे लड़ाई नहीं करेंगे, आप जितना जो आइए हम और आप बैठते हैं, जो आप कहना चाहते हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ, आइए बैठते हैं। तो एक तरीके से उसे हाफ सरेंडर ही कहा जाता है, जिसमें नेपाल की एक तरीके से हार हुई थी। तो उसमें जो सुस्ता का इलाका है और जो पूरा जो कि अभी रक्सौल में आता है, सीतामढ़ी के पास, अभी तो वो और कुछ क्षेत्र जो कि पहले नेपाल के हुआ करते थे वह बिहार में, आज के वर्तमान बिहार में आए हैं, न कि बिहार से गए हैं। तो जो लोग ये बता रहे हैं कि सुगौली संधि के कारण मिथिला बट गया, नेपाल में चला गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दरअसल ये लोग आज के व्यू पॉइंट से उस समय को मनगढ़ंत तरीके से पेश कर रहे हैं, क्योंकि जो आज के जो मैथिल लोग हैं ये बहुत ही हरामी और भोंसड़ी वाले हैं। तो ये सोचते हैं कि अपनी मैथिल सुप्रीमेसी बना कर रखें। ये नेपाल के मैथिल्स लोगों को भी बराबर का नहीं मानते हैं, तभी ये ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का क्षेत्र कटकर नेपाल में गया है और ये लोग अपने स्थान पे ही हैं। तो ये बिल्कुल गलत है।
दूसरी बात जो आपने टाइटल में पढ़ा कि क्या मिथिला कभी एक देश बन सकता है या फिर कुछ उस तरीके से, तो ये बिल्कुल नहीं बन सकता है। और अगर ऐसा ये लोग करने की कोशिश करेंगे तो इनकी माँ चोद कर रख दी जाएगी और इनको बहुत अच्छे से सबक सिखाया जाएगा। और उसके बाद यदि मैं बात करता हूँ कि मिथिला को किस तरीके से, या मैथिल पॉपुलेशन जो कि आजकल आवारा और पागल कुत्ते जैसा कर रहे हैं, इनको किस तरीके से कंट्रोल करना चाहिए, तो इनका सबसे पहले हमें काउज जानना होगा कि इसका रूट काउज है क्या। तो इसका रूट काउज ये है कि जो मैथिल की जो मैथिल ब्राह्मण की जो औरतें हैं, ये आजकल कुछ इनको इस तरीके से खिलाया पिलाया जा रहा है कि इनसे मतलब कि ये जो अब जो न्यू पॉपुलेशन इनके थ्रू आ रही है, ये कुछ ज़्यादा ही डिमांडिंग नेचर की है। ठीक है, आप लोग बात को समझें। ये इस तरीके की डिमांडिंग नेचर की है आज की मैथिल आबादी नौजवान, कि ये थोड़ा मतलब जिनमें हल्का थोड़ा डिफेंसिव टाइप के गुण हैं इनमें। तो आप लोग ये समझ लें कि कुल मिलाकर ये बात है। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो बताएं ज़रूर। और जय हिंद, जय भागलपुर, मिथिला मुर्दाबाद, मैथिलांचल मुर्दाबाद, मैथिल मुर्दाबाद, मैथिली मुर्दाबाद, और जय अंग प्रदेश, जय अंगिका, जय भारत, जय बिहार, जय हिंद, जय भागलपुर।